Okay, new topic in the same module, that is module 4. module 3 पेंडिंग है अब तक के, लेबर कॉस्टिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग लेबर कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। सो ओवरहेड कॉस्टिंग का ये इस मॉड्यूल का लास्ट प्रैक्टिकल पार्ट है जो कि हम लोग कवर करेंगे आज। ठीक है, we will start with we will start today because most of the objective questions are from this topic. अभी आपने लास्ट टाइम पे अपोर्शनमेंट किया है। अपोर्शनमेंट में ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा, व्हाट कैन बी डिवाइडेड ऑन विच बेसिस, है ना, दैट इज द मेजर क्वेश्चन दे आस्क। और वहां से वही क्वेश्चन जो है वो बनता है मोस्ट प्रॉब्ली द थ्योरी पार्ट। और प्रैक्टिकल में आपको एक आइटम देके पूछ सकता है कि इसको कैसे एलोकेट करना है, दैट्स इट। आइटम ए में कितना जाएगा या बी में कितना जाएगा। दे कैन गिव यू डायरेक्ट मटेरियल, दे कैन आस्क यू विच इन विच डिपार्टमेंट इट विल बी टेकन इनटू। आपको पता है डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, डायरेक्ट लेबर मटेरियल, वो सिर्फ सर्विस पे जाते हैं। ठीक है, दिस वे दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन। अदर देन दैट दूसरे क्वेश्चन इसमें से नहीं बनते अपार्ट फ्रॉम थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन आप जितने बनाना चाहो वहां से बन सकते हैं। प्रैक्टिकल ज्यादातर जो है वो इस पर्टिकुलर पार्ट से आएगा आपको। हाँ, अगर पेपर ऑफलाइन हुआ और आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं, सो देयर यू कैन सी दैट क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स। आप वो क्वेश्चन एज्यूम कर सकते हैं कि आपको 20 मार्क्स के लिए आ जाएगा। ठीक है, या फिर डिवाइड करके 10 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। सो एनी विच वेज वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप उसको छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। ओके, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट इन बोथ द वेज, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो, कुछ भी हो, या ऑब्जेक्टिव में प्रैक्टिकल की आप बात करें, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, वी विल स्टार्ट लर्निंग इट। वेयर इज द नोट? This notes already forwarded to you. I'll share the screen. Okay, we have seen in the earlier chapter the methods of allocation and apportionment, है ना। Allocation और apportionment में हम लोग ने difference भी किया था, previous वाले part में हम लोग ने किया है। Overheads cost to cost center. The next step in accounting of overhead is absorption of overheads. Absorption का meaning simple ये होता है कि कौन सा overheads कहाँ पर use हो रहा है, absorb हो रहा है। ठीक है, अप्लाई कहाँ पर हो रहा है, तो दैट इज एब्जॉर्प्शन। और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स मालूम करने का सिंपल फॉर्मूला यही है कि कितना अमाउंट आपका ओवरहेड्स में गया है, और क्वांटिटी या फिर बेस यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू बेस। आप पर आवर मालूम करना है तो आपको नंबर ऑफ आवर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर पर लेबर मालूम करना है तो आपको नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका यूनिट बेस कितना है। आपको पर केजी मालूम करना है तो आपको केजी से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, पर प्रोडक्ट मालूम करना है तो आपको पर यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। सो दैट इज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। आपको एक रेट मिलता है जिसको आप रेट पर यूनिट भी बोलते हैं, है ना। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आर डिटरमिन्ड फॉर द पर्पस ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्यों मालूम करते हैं हम लोग पर यूनिट? अच्छा, पर यूनिट की कॉस्ट आपके लिए मालूम करना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो अगर मार्केट में भी अगर पेन खरीदने के लिए जाता हूँ और मुझे 100 चाहिए, तो मुझे पता तो होना चाहिए एक की वैल्यू कितनी है ना। तो वो एब्जॉर्प्शन रेट होता है, उसकी जो एक प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है उसका एब्जॉर्प्शन रेट है। तो एक बार आपको बेस रेट एब्जॉर्प्शन रेट पता चल गया, तो जितना भी आप परचेस करेंगे उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। एक बार अगर आपको रेट पता चल गया कि एक पेन की वैल्यू 7 रुपीज है, आपको 100 चाहिए, तो 7 into 100। ठीक है, तो सिंपल आपको उसकी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या अमाउंट ऑफ ओवरहेड इन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन रेट आपको क्या देता है, कॉस्ट पर यूनिट आपको देता है, रेट आपको देता है। ठीक है, हमने फीफो वेटेड एवरेज में भी देखा था, यू यूज टू राइट रेट, है ना, बट उसको पर यूनिट में मैंने आपको बताया था, कुछ लोग पर यूनिट भी लिखते हैं उसको। तो रेट और पर यूनिट कॉस्ट जो होती है वो सेम होती है। तो सिंपल उसको मालूम करने का तरीका भी सेम था। हम लोग क्या करते थे, अमाउंट को डिवाइड करते थे यूनिट से, है ना। देख लो वही है, सेम है। रेट मालूम करने के लिए आपको अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करना है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, ऑल्दो ये आपके सिर्फ थ्योरी पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स है कुछ इसके, एब्जॉर्प्शन का एक लॉजिकल बेस आपको मिल जाता है, कि कैलकुलेशन का एक लॉजिकल बेसिस आपको मिलता है टू इवन आउट द फ्लक्चुएशन इन द ओवरहेड्स रेट। ठीक है, आप उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन है उसको आप पता कर सकते हैं। टू फैसिलिटेट क्विक कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, क्विकली आपको कंप्यूट करना है कितना कॉस्ट हुआ।
तो पर यूनिट मालूम है, मल्टीप्लाई कर दो पता चल जाएगा, ठीक है। टू एस्टिमेट ओवरहेड्स कॉस्ट इन एडवांस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन नहीं हुआ है, आपको पता है आपको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, आप एडवांस में कॉस्ट मालूम कर सकते हैं अगर आपके पास पर यूनिट कॉस्ट है तो, ठीक है, तो एडवांस में आप कॉस्टिंग कर सकते हैं। हेल्प इन प्रॉम्प्ट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस, तो आपके कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा। एक्चुअल रेट का मतलब सिर्फ इतना होता है, ये अभी आप चेंज करते जाएंगे, सेम फॉर्मूला है। एक्चुअल रेट में क्या आएगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस, ठीक है, और डिवाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल रेट मतलब, रेट का मतलब क्या था, आप एक्सपेंसेस डिवाइड बाय क्वांटिटी करते हैं। एक्चुअल रेट का मीनिंग क्या होगा, ये एक्चुअल रेट है, मतलब आपका एक जितना भी एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है उसमें कितना एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ है, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस डिवाइड बाय एक्चुअल यूनिट, ठीक है। तो ये सेम है जो आपने ऊपर देखा है, इसमें सिर्फ इतना है, एक्चुअल रेट में आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है और एक्चुअल यूनिट जो है वही काउंट होता है। प्री डिटरमिन का मतलब ही होता है आप एडवांस में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यू विल हैव टू यूज बजटेड, यहाँ पे एक्चुअल तो कुछ होगा नहीं। प्री डिटरमिन का मतलब क्या होता है, यू हैव टू डिसाइड इन एडवांस, तो एडवांस में डिसाइड करने के लिए आपके पास कॉस्ट भी कौन सी होनी चाहिए, एडवांस, एक्चुअल हो सकती है क्या, आप एक्चुअली कितनी कॉस्ट होने वाली है एडवांस में कैसे पता कर सकते हैं, हाँ लेकिन एस्टिमेट कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं, ठीक है। तो प्री डिटरमिन रेट क्या होगा, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय आपका जो बजटेड बेस होगा या क्वांटिटी होगी आपकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये जब मार्केट में जाऊंगा तो ये पेन मुझे, ठीक है, 700 में मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मेरा 700 होगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 100 पेन्स खरीदने को मिलेगा, तो मेरा बेस 700, मेरा जो बेस है क्वांटिटी है वो 100 है, और मेरा टोटल कॉस्ट जो है वो 700 है, ठीक है। तो 700 डिवाइड बाय 100, तो बजटेड का मतलब सिर्फ इतना है, यहाँ पे एक्चुअल था एक्सपेंसेस और यहाँ पे बजटेड है, तो बजटेड से जब आप बजटेड कॉस्ट डिवाइड बाय बजटेड यूनिट करते हैं तो आपको प्री डिटरमिन, एडवांस में आपको पता चल जाता है कि रेट कितना है। और आपको पता है व्हेनेवर यू कैलकुलेट प्री डिटरमिन रेट इट इज नॉट एक्चुअल, है ना, मतलब इसमें यहाँ पर सिर्फ आप एस्टिमेट करने के हिसाब से यूज करते हैं, ठीक है। नाउ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट क्या करता है, ब्लैंकेट आपको पूरी तरह से क्या करता है, कवर कर लेता है ना, इसलिए उसको ब्लैंकेट बोलते हैं। दिस इज अ सिंगल और जनरल ओवरहेड रेट एप्लीकेबल टू द होल फैक्ट्री, पूरी फैक्ट्री पे एक ही रेट अप्लाई होगा, वो ब्लैंकेट रेट बोलते हैं उसको, ठीक है। दिस इज कैलकुलेटेड एज फॉलो, ब्लैंकेट रेट इज इक्वल टू ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द इंटायर फैक्ट्री, क्योंकि इंटायर फैक्ट्री का आपको मालूम करना है तो आपको कॉस्ट भी किसका लेना पड़ेगा, पूरे इंटायर फैक्ट्री का लेना पड़ेगा, ठीक है। बेस भी क्या लेना पड़ेगा, टोटल बेस आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला भी, जैसे आप मीनिंग समझ जाते हैं उसके आपको समझ में आ जाता है। एक्चुअल में आपको एक्चुअल एक्सपेंसेस लेने हैं डिवाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, प्री डिटरमिन में आपको बजटेड कॉस्ट लेना है डिवाइड बाय बजटेड यूनिट, ब्लैंकेट में आपको टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट, सिंपल। ब्लैंकेट रेट मतलब टोटल रेट या फिर अ सिंगल रेट और जनरल ओवरहेड रेट एप्लीकेबल टू द होल फैक्ट्री, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सेम जब रेट अप्लाई होगा दैट इज कॉल्ड ब्लैंकेट रेट, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल रेट्स हैं, ठीक है, दिस आर द रेट्स डिसाइडेड फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर एक ही रेट यूज नहीं होने वाला, अलग अलग रेट हर फैक्ट्री के लिए यूज होगा, तो आपको वहाँ पे डिफाइन भी करना पड़ेगा भाई, ओवरहेड एलोकेटेड और अपोर्शन टू द डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर का कॉस्ट कितना है डिवाइड बाय उनका बेस कितना है, ठीक है। तो मल्टीपल रेट आपको यूज करना है, तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होगा, तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग है तो उनकी कॉस्ट भी अलग अलग होगी, उनका बेस भी अलग अलग होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मशीन आर्ली रेट, ये एक मेथड है आपका, एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने का ये एक मेथड है। आप ये पता करो कि मशीन में कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, ठीक है। और आपको पता है मेजर प्रोडक्शन किससे होता है, मशीन से होता है, तो मशीन का अगर एक प्रोडक्ट का एक प्रोडक्शन का रेट अगर आपको पता चल गया पर आवर, आर्ली रेट आपको मालूम करना है, अगर पर आवर कितना चल रही है उसका अगर रेट मालूम पड़ गया तो आप अपना क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट हो रहा है वो एक्चुअली आप मालूम कर सकते हैं उसके रन के हिसाब से, ठीक है। तो मशीन आर रेट मतलब हर आर में जितना मशीन चलती है उसका रेट मतलब उसका कॉस्ट कितना होता है, ठीक है। तो एक बार जब मशीन चलेगी तो क्या क्या कॉस्ट होता है आपको सब उसको ऐड कर लेना, और आपकी मशीन की जो जो लाइफ है उससे आप डिवाइड कर देंगे, आपको सिंपल ये मिल जाएगा। इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे क्योंकि इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी आता है, ठीक है। दिस मेथड इज एब्जॉर्प्शन, दिस मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन इज फॉलोड वेयर वर्क इज परफॉर्म प्रीडोमिनेंटली ऑन मशीन्स। आप मुझे बताओ मशीन और आप मालूम करना कब पसंद करेंगे, जब आपका प्री डोमिनेंटली मतलब सिर्फ और सिर्फ आप या मेजर वर्क जो आपका है
वो किस पर होता है? मशीन पर होता है। ठीक है, जब आपका मेजर वर्क लेबर पे होता है तो आप लेबर रेट मालूम करेंगे। लेबर रेट में आपको मालूम करना सिखाऊंगा जब हम लेबर कॉस्टिंग करेंगे। लेबर कॉस्टिंग में भी है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम। लेकिन आपको पता है मशीन के एक्सपेंसेस अलग होते हैं और लेबर के एक्सपेंसेस अलग होते हैं। ठीक है, सो इनकम फ्रॉम सैलरी आप लोगों ने किया होगा, वो लेबर आपका नेक्स्ट जो आने वाला है वो है। ठीक है, परक्यूजेट्स वहाँ पे सब सीखेंगे। और आप यही चीज किसमें सीखने वाले हैं? आपके इनकम टैक्स में भी सीखने वाले हैं। खैर, वो इट इज अबाउट लेबर। मशीन आर रेट जो है, दिस इज एक्सेप्टेबल और you will like to use this method when the work is performed predominantly on machines. जब आपका machines के ऊपर जो work है वो सबसे ज्यादा perform होता है तब the hourly rate is calculated department wise. A single machine rate is unsuitable because different type of machine may be used in production department. आपको हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग मशीन है। ठीक है, एक जगह पे आप अलग तरह की मशीन यूज करते हैं, दूसरी जगह पे आप दूसरी तरह की मशीन यूज करते हैं। आपको पता है हर मशीन की कॉस्ट कैटेगरी और प्रोडक्शन स्टाइल, ठीक है, टाइमिंग, ठीक है, उसका कॉस्ट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। ठीक है, एक ही तरह का काम करने वाली भी मशीन क्या होती है, अलग अलग तरह का कॉस्ट आपको इनकर करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इट इज इम्पोर्टेंट कि आप डिपार्टमेंट वाइज उसको कैलकुलेट करें। थ्योरी वाला पार्ट आप अच्छे से अपने खुद से पढ़ सकते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक है, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर ये मेन फॉर्मेट उसका ये है, दिस इज द मेन फॉर्मेट कंप्यूटेशन का। ये तो आपको स्टेप बाय स्टेप आप क्या क्या करेंगे वो इधर पे है। ठीक है, और ये उसका मेन फॉर्मेट है आपके क्वेश्चन का। सिंपल सा फॉर्मेट है, स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं कुछ और आपके वेरिएबल चार्जेस जिसको आप बोलते हैं मशीन एक्सपेंसेस पर, और ये मशीन एक्सपेंसेस होते हैं और ये स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडिंग चार्जेस? स्टैंडिंग चार्जेस किसको बोलेंगे? ये रेंट, रेट्स, ये सब किसका एग्जांपल है? मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉस्ट में बताया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कौन कौन सी कॉस्ट होती है बताओ? ऑब्जेक्टिव्स में पूछेगा तो क्या लिखेंगे आप? ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कॉस्ट के टाइप कितने होते हैं? जल्दी जल्दी बोलो। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर हाउ द कॉस्ट बिहेव्स। ठीक है, कितनी तरह में आप डिवाइड कर, कितनी टाइप में आप डिवाइड कर सकते हैं? चलो, बोलो स्टैंडिंग चार्जेस क्या होता है और मशीन एक्सपेंसेस। ठीक है, या रनिंग, रनिंग चार्जेस भी बोलते हैं इसको। इसको स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं, इसको रनिंग चार्जेस भी बोलते हैं। कोई भी एक भी स्मार्ट बच्चा नहीं है पूरे क्लास में, ऐसे कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल। मैं मान ही नहीं सकता कि आपको आंसर नहीं आता है। चलो आप ट्राई करो। 4 types. बोलो टाइप बताओ। Fixed cost, variable cost, वेरी गुड semi-fixed and semi-variable. बेटा, सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल एक ही होता है। ठीक है, तो तीन ही टाइप के कॉस्ट होते हैं और यहाँ पर हम लोग सिर्फ दो ही टाइप के कॉस्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वन इज फिक्स कॉस्ट एंड वन इज वेरिएबल कॉस्ट। नाउ अदर्स आर वंडरिंग कितना सिंपल सा आंसर था। ठीक है, दिस इज फिक्स कॉस्ट एंड दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जस्ट इट इज ऑन द बेसिस ऑफ मशीन, इसलिए इसको नया नाम दिया। स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग मतलब फिक्स्ड। ठीक है, ये होगा आपके मशीन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, या फिर मशीन के रन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ये। ठीक है, कितना रेंट होगा, रेट्स होगा, हीटिंग, लाइटिंग। सर आप बोलेंगे लाइटिंग तो डिपेंड करता है ना मशीन चलने के ऊपर। बेटा हम लोग लाइटिंग की बात करें, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था। इट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइटिंग एंड पावर? जल्दी बोलो चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइटिंग एंड पावर? लास्ट वाले में बताया था। पावर किससे एलोकेट होता है और लाइटिंग किससे एलोकेट होता है? बोलो। Power is electricity. पावर नहीं, नहीं, पावर का एलोकेशन क्या था?
पावर का बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या था? और लाइटिंग का क्या था? प्रीवियस अभी जो हम लोग ने किया टॉपिक उसी में हम लोग किया। लाइटिंग किसके बेसिस पे डिवाइड होता था? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइट्स, ठीक है, और एरिया के हिसाब से भी डिवाइड हो सकता था ये, ठीक है। तो इसका लेना देना कहीं से भी आप मुझे बताओ मशीन से था क्या? यस और नो? इसका लेना देना मशीन से था क्या? लाइटिंग को कभी भी आपने मशीन से डिवाइड किया है? अरे यस और नो तो बोलो। नो हाँ हाँ। और पावर को किससे डिवाइड करते थे? किससे अपोर्शन करते थे पावर को? HP ऑफ मशीन, यस, एचपी ऑफ मशीन, दैट इज हॉर्स पावर ऑफ मशीन। और मैंने आपको बताया था अगर पावर के लिए अगर एचपी मतलब हॉर्स पावर मिसिंग है तो आप मशीन के ऊपर उसको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखना, प्रीवियस चैप्टर जो आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक जो पढ़ा है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेंट एलोकेट करना है आपको, ठीक है, आएगा इसमें भी करना है आपको एलोकेट। रेट्स, हीटिंग, लाइटिंग, सुपरविजन चार्जेस, इंश्योरेंस, ओवरहेड, देखो ये सब सेम है जो आपने लास्ट टाइम पे किया हुआ है। एंड दीज आर इनडायरेक्ट कॉस्ट जो आपने पढ़ा हुआ है वही है, ठीक है। डेप्रीसिएशन पढ़ा है, पावर पढ़ा हुआ है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल, ल्यूब्रिकेंट्स, ठीक है। ये जो है पार्ट ये आपका, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेप्रीसिएशन है, पावर है, रिपेयर है, ठीक है। ये तो भी याद रखो, कंज्यूमेबल्स एंड लुब्रिकेंट्स। अगर डायरेक्ट आया तो डायरेक्ट उसका आंसर आपको होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें मशीन के लिए है, इट इज कनेक्टेड विद मशीन ओनली, ठीक है। चाहे डेप्रीसिएशन की बात करो तो डेप्रीसिएशन मशीन का होता है, ठीक है। एंड पावर, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी तो मशीन का होता है ना? लेकिन इंश्योरेंस को स्टैंडिंग चार्जेस में क्यों लिया हुआ है? इंश्योरेंस जो होता है वो रनिंग के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, और इंश्योरेंस जो होता है बहुत चीजों के लिए होता है, ठीक है। इसलिए इसका रनिंग से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। इन केस आपको क्या करना पड़ेगा, मशीन के लिए अलग से इंश्योरेंस मालूम करना पड़ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। ये स्टैंडिंग चार्जेस है और ये फिक्स चार्जेस है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, फिक्स चार्जेस को अलग कर लेना है, उसको टोटल कर लेना है, और मशीन के इफेक्टिव आवर्स से क्या कर लेना है, उसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। ये तो रनिंग एक्सपेंसेस है, इसको मालूम ही आपको क्या करना पड़ेगा, पर आवर ही मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर सेपरेट कैलकुलेशन आपको आ सकता है, इसके ऊपर सेपरेट कैलकुलेशन आपको आ सकता है, ठीक है। सारे एक एक आइटम के ऊपर आ सकता है। डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करो। डेप्रीसिएशन इज नॉट समथिंग विच इज वेरी न्यू। डेप्रीसिएशन आपके लिए न्यू नहीं है ना। डेप्रीसिएशन तो बहुत ही आपके लिए मतलब डेप्रीसिएशन को सुन के आपको बुजुर्गी वाला फीलिंग आ रहा होगा कि डेप्रीसिएशन तो हमने इतना पढ़ा है सर, इतना पढ़ा है कि आप कुछ भी पूछ लो डेप्रीसिएशन से हम लोग को सब कुछ आता है ना? आपके माइंड में तो यही क्वेश्चन होगा। और खैर यहाँ पे भी कुछ न्यू तो है नहीं, सो मैं भी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? ओके समझो, यही क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। यू आर कॉमर्स स्टूडेंट, बताओ डेप्रीसिएशन किसको बोलते हैं? वो तो पता है, ड्यू टू यूज उसका क्या होगा, उसका वैल्यू उसकी कम होती जाएगी, दैट इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है डेप्रीसिएशन का? डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू, तो आप कितने परसेंटेज निकालते थे? हाँ ठीक है, परसेंटेज मेथड अगर आप यूज कर रहे हो तो वो तो फिक्स्ड में आ जाएगा ना बेटा, वो तो स्टैंडिंग हो जाएगा। फिर अगर मैं एक रेट यूज कर रहा हूँ तो दैट इज फिक्स्ड, तो वो तो स्टैंडिंग हो जाएगा। यहाँ पर तो हम लोग को मशीन की लाइफ के हिसाब से डिसाइड करना है। अरे असेट इनटू परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, हाँ जो आप यूज करते थे वही है, ठीक है। खैर चलो मैं आपको फॉर्मूला उसका बता देता हूँ, या फिर हम लोग एक एक करके करेंगे तो भी हम लोग कर सकते हैं, आएंगे डेप्रीसिएशन तब जाएंगे, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला है फिलहाल के लिए। नहीं समझा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय,
आई होप आप लोगों ने कभी ना कभी ये सुना होगा कहीं ना कहीं, बिकॉज बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू दैट इज सेल्वेज डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द मशीन, या डिवाइड बाय लाइफ आप करते हैं। ये कॉमन फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन का, जहाँ पे परसेंटेज यूज नहीं होता है, ये सिंपल सी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन है, मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। ओके, क्या क्या करना है, कैसे स्टेप्स में आपको डिवाइड होगा। कंसिडर ईच मशीन और अ ग्रुप ऑफ मशीन एज अ सेपरेट। अभी आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाए, जबकि मैं आपको आज थ्योरी ही पढ़ाऊंगा इसका, ठीक है। हो सका तो एक प्रैक्टिकल मैंने लिया है, वो मैं आपको बता दूंगा। ये इंपॉर्टेंट है। दिस सेज इफ योर क्वेश्चन हैज मल्टीपल मशीन्स, और एक ही मशीन है या मल्टीपल मशीन है, उसको आप सेपरेट कॉस्ट सेंटर ही मान के चलेंगे, ठीक है। मतलब एक मशीन के लिए भी सेम, ग्रुप ऑफ मशीन के लिए भी सेम, सिंपल चीज है, ठीक है। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है आपको। एक मशीन के लिए दिया है तो एक मशीन के लिए कैलकुलेशन होगा, ग्रुप ऑफ मशीन के लिए दिया है तो ग्रुप ऑफ मशीन के लिए होगा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यू हैव 4 मशीन्स, तो क्या करना है आपको, 4 मशीन है तो 4 मशीन का कैलकुलेशन करो, ठीक है। वो भी आपका अलग से क्या बन जाएगा, एक कॉस्ट सेंटर बन जाएगा, ठीक है। ये पार्ट मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाया है, यस और नो। देखो यस सर। ये पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है ना। रेंट इज अ पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, लाइटिंग इज अ पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लाइट, सुपरविजन चार्जेस, ठीक है, टाइम डिवोटेड बाय सुपरवाइजर या फिर वो उसके अंडर जो भी एम्प्लॉय है उसके हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास पता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना सुपरवाइजर काम करता था, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। इंश्योरेंस, कितना मशीन का इंश्योरेंस हुआ, उसके हिसाब से आप डिवाइड करेंगे। वैल्यू ऑफ मशीन, अगर इंश्योरेंस आप मशीन की बात करें, यहाँ पे हम लोग स्टॉक की नहीं बात करें। मटेरियल्स फॉर क्लीनिंग तो नंबर ऑफ मशीन, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। अच्छा, कल ही मैं पढ़ा रहा था ये, और तब मेरा नेटवर्क एकदम से चला गया, ये पीसी का कॉलेज का नेटवर्क ही चला गया पूरा, ठीक है। एंड देन मैंने आपसे फोन से कांटेक्ट होके, बट वो रिकॉर्डिंग में नहीं आया होगा बिकॉज फोन से रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट मैं लास्ट ये आ गया, आप तो मैं आपको बता देता हूँ। सन्ड्री एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन दी फैक्ट्स, बेस्ड ऑन दी फैक्ट्स मतलब आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस को एलोकेट करेंगे। कल भी मैंने आपको बताया था, सन्ड्री एक्सपेंसेस को एलोकेट करने के लिए कोई ऐसा एक जनरल, मतलब जनरल एक्सपेंसेस है ये तो, इसको एलोकेट करने के लिए आपको कुछ फैक्ट की जरूरत पड़ेगी कि आप सन्ड्री एक्सपेंसेस कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आप उसको एलोकेट करेंगे। तो आपने पूछा था कि अगर इंपॉर्टेंट, मतलब अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे। इट कैन बी मटेरियल, आप मटेरियल एज्यूम करो, नंबर ऑफ वर्कर्स एज्यूम करो, वेजेस एज्यूम करो, आप अपने हिसाब से उसका क्या करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर एजम्पशन। सर कौन सा एजम्पशन जो है वो वैलिड होता है, ज्यादातर कोई एजम्पशन ऐसा वैलिड नहीं होता, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, ठीक है। मटेरियल दिया है तो सबसे अच्छा जो बेसिस होता है मेरे हिसाब से मटेरियल ही होता है, या फिर दूसरा आपका नंबर ऑफ वर्कर्स होता है, सबसे अच्छा बेसिस वही होता है। बट अगर किसी ने लेबर लिया है, या किसी ने वेजेस लिया है, या किसी ने नंबर ऑफ वर्कर्स लिया है, या किसी ने मटेरियल लिया है, तो वो कोई बहुत मतलब रॉन्ग हो गया ऐसा नहीं है। सन्ड्री एक्सपेंसेस आप कोई भी, मतलब बेस्ड ऑन द फैक्ट, मतलब अगर क्वेश्चन में दिया है किस बेसिस पे करना है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और एक ईयर में क्वेश्चन पूछा था, जिस ईयर में उन्होंने सन्ड्री एक्सपेंसेस का एलोकेशन दिया था, ब्रैकेट में वहां पे दे दिया था भाई किस हिसाब से एलोकेट करना है। एंड आई थिंक वो 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने दिया था ये चीज। अगर आएगा तो मैं आपको वो क्वेश्चन से मिला दूंगा, डोंट वरी। ओके, ये है आपका फिक्स चार्जेस, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कैसे इसको एलोकेट करना है। ये अपना अपोर्शनमेंट वाला पार्ट है। यहाँ से आवर्स मालूम करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इतना कोई बड़ा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वर्किंग डेज मालूम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला यूज होता है कि कितने आवर्स है टोटल, ठीक है, और आपने कितना आइडल आवर्स रखा है उसको माइनस कर दो। देखो अनप्रोडक्टिव सेटअप टाइमिंग वगैरह जो है वो माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये उन्होंने बहुत डीप कैलकुलेशन किया हुआ है इसका। नंबर ऑफ आवर्स मालूम करने का 365 है, 366 है, कितने हॉलीडेज आ रहे हैं, ठीक है, वो सब माइनस करना है, ठीक है। ये सब करके आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ आवर्स मालूम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अब तक के कभी भी इतना डेंजरस कैलकुलेशन, डेंजरस क्या है, नॉर्मल कैलकुलेशन भी कभी पूछा नहीं है। वो नॉर्मली आपको देते हैं कि कितना आवर्स है टोटल, उसमें से आइडल कितना रह गया, आइडल मतलब कब काम नहीं हुआ, या सेटअप कॉस्ट, सेटअप टाइमिंग कितना गया, या रनिंग स्टार्ट होने से पहले आपको जब सेटअप वगैरह करना होता है, मेंटेनेंस वगैरह करना होता है, ठीक है, उस वक्त कितना वो मशीन बंद रह रही है उस वक्त, तो आप क्या करेंगे, उसको उसमें से माइनस कर देंगे। तो सिंपल सी चीज है, अगर मैं बोलूं
कि अगर आपके क्वेश्चन में दिया है कि 2000 आवर्स मशीन चलना चाहिए, जिसमें से 100 आवर्स वो नहीं चली या आइडल रही है, या फिर उसका मेंटेनेंस या सेटअप टाइम था वो, तो आप उतना माइनस कर दो, तो इट विल बी 1900। सिंपल सी कैलकुलेशन यहाँ पर यूज होगी, इतना यहाँ पे दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्या करना है, ये सारे एक्सपेंसेस को टोटल कर लेना है, जैसे हम लोग टोटल करते थे प्रीवियस टॉपिक में, और मशीन आवर्स से क्या कर देंगे, डिवाइड करना है। सिर्फ इतना याद रखना, अगर ये एक्सपेंसेस एनुअल है तो आवर्स भी एनुअल होने चाहिए। ठीक है, अगर ये एक्सपेंसेस पर मंथ है तो बताओ आवर्स भी क्या होना चाहिए, पर मंथ। सिंपल सी चीज है। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर में ये गलती कभी नहीं करना, हमेशा पर मंथ दिया है तो पर मंथ में सॉल्व करो, पर एनम में दिया तो पर एनम में सॉल्व करो, बट आवर्स लेने के टाइम पे बिल्कुल ध्यान देना आप लोग। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पर मंथ दिया है तो आप इंटू 12 करके पर एनम मालूम करो, ऐसे भी कर सकते हैं, पर मंथ में भी एक सॉल्व हो सकता है। सिर्फ अल्टीमेट एम क्या है, यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो डिपेंड करता है कि क्या है। आप इसको बेसिस बना के क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन, इसको पर एनम, पर आवर, पर डे, ये सब कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको आवर्स किस में दिया है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर पर एनम में आवर्स दिया है तो उसको भी तो आप पर मंथ में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, डिवाइड बाय 12 करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई जगह पे जो कैलकुलेशन होता है बहुत, ये आवर्स के हिसाब से आपका ये पूरा कैलकुलेशन डिसाइड होता है। ठीक है, तो इट इज योर ड्यूटी कि आपको डिसाइड करना है कि आपको पर मंथ इजी लग रहा है या पर एनम इजी लग रहा है। ठीक है, सिर्फ इतना है कि जो फॉलो करोगे उसको थ्रू आउट आपको फॉलो करना है। रेंट पर मंथ है तो पर मंथ ही होना चाहिए, लाइटिंग पर मंथ है तो पर मंथ ही होना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है, रेंट पर एनम दिया है, डिवाइड करने के बाद डेसिमल में आंसर आ रहा है, ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन हैम्पर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान देना है कि आपको डेसिमल वगैरह में आंसर आपके नहीं लेकर आना है, तो जो सुटेबल होगा उस वक्त उसके हिसाब से। ज्यादातर एक्सपेंसेस पर एनम में तो आप पर एनम में सबको कन्वर्ट करो। ठीक है, बट पर मंथ में भी आपके क्वेश्चन दिए होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सो डिपेंड, क्या क्या सिखाया सर ने, ये फिक्स चार्जेस है, ये इसका एलोकेशन है, नंबर ऑफ आवर्स आपको कैलकुलेट करने, सिंपल फॉर्मूला है, जितना टोटल आवर्स दिया उसमें से आइडल आवर्स आप माइनस कर दो, अनप्रोडक्टिव आवर्स आप माइनस कर दो, सेटअप टाइमिंग आप माइनस कर दो। ठीक है, आपको मिल जाएगा कितने इफेक्टिव आवर्स। जब हम लोग बात करते हैं इफेक्टिव आवर्स, तो इफेक्टिव आवर्स का मतलब क्या होता है, किस आवर्स में काम हुआ है, तो जो आइडल आवर्स है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हॉलीडेज जो है वो माइनस कर देंगे, फेस्टिवल जो है वो माइनस कर देंगे, संडेज जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, सर इतना कुछ आया है कि एग्जाम में कभी नहीं आया बेटा, ये पूछा है रिक्वायर्ड टाइम फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, आइडल टाइम, अनप्रोडक्टिव टाइम, ये सब पूछा है, सिर्फ माइनस कर देना होता है और कुछ नहीं। ओके, और ये जो एक्सपेंसेस है समझो पर मंथ है, तो पर मंथ उसके आवर्स कितने हैं वो उससे डिवाइड कर दो। फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, फर्स्ट पार्ट मतलब ये पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस ले लिए, सो से सपोज ये पर एनम में है। ठीक है, ये पर एनम में है ये एक्सपेंसेस, और यहाँ पर जब मैं मालूम करूंगा तो यहाँ पर स्टैंडिंग चार्जेस है इसका टोटल, और यहाँ पर जो आवर्स है वो मैं डिसाइड होता है कि अगर पर एनम है तो मैं पर एनम में कितने आवर्स है उससे डिवाइड कर दूं, सिंपल मुझे पर आवर मिल जाएगा। अगर मैं बोलूं कि पर एनम आपके चार्जेस 2000 है, ठीक है, इफेक्टिव आवर्स भी 2000 है, तो 2000 डिवाइड बाय 2000 आपका 1 आता है स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। 1 घंटे के चार्जेस आपको यहाँ पे मालूम करना है। ठीक है, तो पर एनम आपका जो कॉस्ट होता है वो 12,000 है। ठीक है, और आप पूरे साल भर में, ठीक है, 12,000 क्यों लेना है, आप 1200 में 1200 आवर्स चलाते हैं, तो पर जो आपका 10 जो आएगा आपका वो पर आवर उसका चार्जेस होगा। ठीक है, तो ये आपने बना लिया कि चार्जेस कितने हैं और हमारा बेसिस क्या है। ठीक है, तो बेसिस है हमारा इफेक्टिव आवर्स, और खाली इतना ध्यान देना कि आप पर एनम है तो पर एनम, पर मंथ है तो पर मंथ, इतना ही आप ध्यान। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हर बार आपको पर एनम, ये टैक्स नहीं है हर बार इसको पर एनम में कन्वर्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप क्वेश्चन जैसा है वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको इंडिविजुअल कैलकुलेशन लगता है, डेप्रिसिएशन अलग,
पावर अलग, मेंटेनेंस, ये हर क्वेश्चन में अब तक के पूछा गया। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे हैं उसमें भी पूछा है, यूनिवर्सिटी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे थे वहां पे भी पूछा है। ठीक है, एक एक चीज हम लोग डिस्कस करते हैं और लास्ट 2 मिनट में 3 मिनट में आपको आपका अटेंडेंस लिंक मिल जाएगा। जितना होगा तब तक के मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा। डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट, और अगर आपने कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह पे किया है उसके ऊपर तो जो जब आप खरीदते हैं कोई मशीन तो उसका कॉस्ट जो होता है, इंस्टॉलेशन वगैरह जो होता है, या उसके ऊपर कुछ कैरेज वगैरह हुआ होगा, उसका जो कैरेज होगा मशीन का लाने का, और पूरा उसका जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, वो आप क्या कर देंगे, सब प्लस कर देंगे। सेल्वेज का मतलब क्या होता है? सेल्वेज को हम लोग स्क्रैप भी बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, डिवाइड बाय लाइफ इन आवर्स। हम लोग को लाइफ आवर्स में चाहिए। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ठीक है, और ऐसा नहीं है, हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला पूछा जाता है, हर क्वेश्चन में। कॉस्ट कितना है आपका? 1,16,000। स्क्रैप दिया हुआ है तो स्क्रैप माइनस करूं कि ऐड करूं? बोलो, दिस इज नॉट टाइम टू स्लीप बेबी। माइनस करो, एकदम एक्टिव रहना चाहिए आपको। नाश्ता वास्ता करते रहते हो तुम लोग, हम लोग को यहाँ पे बैठ के पढ़ाना पड़ता है, तुम लोग आराम से खाते पीते रहते हो, नहाते रहते हो, सोते रहते हो, सब काम करते हो इसी टाइम पर। ओके, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ इज 20,000, है ना, तो 20,000 से डिवाइड कर दो, ना सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या आएगा आंसर आपका? 1 लाख डिवाइड बाय 20,000। मेरे पास तो कैलसी भी नहीं है। चलो बताओ बेटा, कोई ना कोई तो कैलसी लेके बैठा होगा, बोलो। 1,16,000 माइनस 16,000, है ना, डिवाइड बाय 20,000, कितना आ रहा है? 5. 5 पर आवर। सिंपल, ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है। वेरी गुड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेप्रिसिएशन, ₹5 पर आवर। भैया 1 घंटे की कॉस्ट कितनी होती है? तो पहले तो पूरे कॉस्ट टोटल कर लो, और आपको पता है सेल्वेज इज योर बेनिफिट, ठीक है, और मुझे तो कॉस्ट मालूम करना है, तो बेनिफिट को निकाल दो। तो लॉस एक्चुअली कितना है? 1,16,000 में से 16 जो है वो तो आपका होगा नहीं, मतलब वो तो बच जाएगा, वो तो स्क्रैप वैल्यू है आपका। तो एक्चुअल आपका कॉस्ट कितना होगा? 1 लाख होगा। तो पहले तो आपको एक्चुअल कॉस्ट मालूम करना है, उसमें से जो स्क्रैप वैल्यू उसको माइनस कर दो, ठीक है, तो आपका 1 लाख बचा। 1 लाख डिवाइड बाय 20,000 आवर्स, ठीक है, तो 1,20,000 आवर्स का है, तो पर आवर कितना होगा? तो 1 लाख डिवाइड बाय 20,000 आवर्स करो आप, तो पर आवर आपको पता चल जाएगा कितना कॉस्ट लगता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, हर क्वेश्चन में आता है, ठीक है। इसमें तो इंस्टॉलेशन भी दिया है तो प्लस करना है, ठीक है, और अगर स्क्रैप नहीं दिया है तो 0 एज्यूम करो कभी भी। हर क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन देख लो आप, हर क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन मालूम करना है, ठीक है। तो मैंने तो इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन ही दिए हैं आपको, कल हम लोग डिस्कस करेंगे, कल ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी आपको अटेंडेंस लिंक देता हूँ। क्या है? ओके, सो एग्जाम से रिलेटेड एक अपडेट है आपके लिए कि